नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे ओटीटी और सोशल मीडिया पर नए गाइडलाइंस की। केंद्र सरकार ने अब सोशल मीडिया और ओटीटी पर नकेल कस दिया है। आपत्तिजनक कंटेंट डालने वालों पर सरकार ने अब नजर टेढ़ी कर ली है। केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नियम अगले 3 महीने में लागू कर दिए जाएंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत मिलने पर उसे 24 घंटे के अंदर ही हटाना होगा। डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। इससे पहले 13 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के मामले में केंद्र सरकार को ट्विटर को नोटिस जारी किया था और ऐसे में सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा था कि फर्जी अकाउंट बनाकर फैलाई जा रही भ्रामक खबरें, संदेश और नफरत भरी सामग्री और विज्ञापनों को कैसे रोका जाएगा। अदालत ने हेट स्पीच और फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए देश में सोशल मीडिया को नियंत्रित कर कानून के दायरे में लाने के लिए केंद्र और अन्य को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। इसके अलावा अदालत ने सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने वाले और फेक न्यूज के प्रसार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए भी अलग से कानून बनाने को कहा था। इसी के बाद अब केंद्र सरकार ने आज इस गाइडलाइंस को जारी भी कर दिया और ऐसे में आपको बता दें कि अब सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार के सख्ती के बावजूद भी जो सोशल मीडिया है वो आखिर बेकाबू क्यों होता जा रहा था और क्या अब जब गाइडलाइंस जारी कर दी है तो क्या ये बेकाबू सोशल मीडिया पर काबू पाया जा सकेगा? क्या भड़काऊ कंटेंट से मुक्ति मिलेगी? समाज को भड़काने वाले, अपना एजेंडा चलाने वाले अब सोशल मीडिया पर सोच समझकर कंटेंट डालेंगे। हेट स्पीच और फेक न्यूज पर लगाम लगेगी। कैसे इस काम को किया जाएगा? ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब आज हम इस डिबेट में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सख्ती कर दी है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अब भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर 24 घंटे के अंदर उसे हटाना होगा। साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो 3 महीने में लागू कर दी जाएगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में व्यापार करने का स्वागत है। सरकार आलोचना के लिए तैयार है, लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का भी फॉर्म मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के यूजर 40 करोड़ से अधिक, ट्विटर पर 1 करोड़ से अधिक यूजर है। भारत में इनका उपयोग काफी होता है, लेकिन जो चिंताएं जाहिर की जाती है उन पर काम करना जरूरी है। It is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. ये हमारा एक बहुत बड़ा इसका फोकस है कि we are empowering the ordinary users of social media in this process. नई गाइडलाइंस के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। प्लेटफॉर्म्स को भारत में अपने नोडल ऑफिसर, रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी। इसके अलावा हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन हुआ इसकी भी जानकारी देनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी गलती पर माफी प्रसारित करनी होगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अपने काम की जानकारी देनी होगी। वो कैसा अपना कंटेंट तैयार करते हैं, इसके बाद भी सभी को सेल्फ रेगुलेशन को लागू करना होगा। इसके लिए एक बॉडी बनाई जाएगी जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई अन्य व्यक्ति हेड करेंगे। On OTT platforms, they will have to have a self-regulation, a body headed by a retired Supreme Court or High Court judge, we are entailing. So there, any grievances, there has to be a place for making grievance. उसकी सुनवाई होनी चाहिए
और उसके सुनवाई पर कोई जजमेंट आना चाहिए। दरअसल लंबे वक्त से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और भारत सरकार के बीच विवाद चल रहा था। वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म, सीरीज और कोई दूसरे कंटेंट को लेकर भी विवाद देखने को मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा था। अब इसी निर्देश के आधार पर भारत सरकार ने गाइडलाइंस तैयार की है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में आज बात होगी ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, और ऐसे में जाहिर तौर पे जब एक गाइडलाइंस जारी कर दी गई, क्या उसके मुताबिक ही अब ये कहा जा सकता है कि हेट स्पीच और जो टिप्पणी करते थे लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जो अश्लीलता दिखाई जाती थी, उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसने की कोशिश यहाँ पर की गई कि आपत्तिजनक कंटेंट डालने वालों पर भी अब सरकार की टेढ़ी नजर है। तो अब अगर आप आपत्तिजनक कंटेंट डालते हैं तो आपकी खैर नहीं है। आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। सवाल इस बात को लेकर भी कि आखिर सरकार की क्या मंशा है, किस वजह से ये जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है और इसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। क्या यूं माना जाए कि आने वाले वक्त में इसका प्रभाव कुछ इस तरह का पड़ सकता है कि आने वाले वक्त में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट नहीं देखने को मिलेंगे। आज इस पूरे विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी है, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, पवन जी बहुत स्वागत है आपका। हिमांशु वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, हिमांशु जी आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, डॉक्टर प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका। और हर्ष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन गाइडलाइंस को समझने की कोशिश करते हैं जो कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। हर्ष शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी किस तरह के गाइडलाइंस है और क्या कुछ खास है इस गाइडलाइंस में। जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा था और प्राइमरली उसके जो ग्राउंड्स थे, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता देता हूं कि सेक्शन ये कहता था, एक पोर्शन में पढ़ता हूं, एनी इंफॉर्मेशन विच इज ग्रॉसली ऑफेंसिव और हैज द मेंसिंग कैरेक्टर। क्लैरिटी नहीं थी इसमें कॉमन आदमी को ये नहीं पता लग रहा था, दैट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि कौन सा मेरा कंडक्ट प्रोहिबिटेड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और कौन सा मेरे लिए परमिटेड है। एग्जैक्ट सेम सिचुएशन आज के रूल्स में भी आ गई है जी। अगर मैं रूल में एक आपको पढ़ के बता देता हूं जो नए रूल आए हैं, जहां पर रूल 4 में पढ़ रहा हूं आपके लिए, ड्यू डिलिजेंस टू बी ऑब्जर्व्ड बाय एन इंटरमीडिएटरी। यह एक पोजीशन आती है दैट इंटरमीडिएटरी upon receiving actual knowledge in the form of an order by a court of competent jurisdiction or being notified by the appropriate government or its agency under clause B or subsection 3 of section 79 of the act, this act will, Information Technology Act, shall not host, store, publish any information. Look at the categories. Prohibited in law in relation to the interest of the sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relations with the foreign state, public order, decency or morality. Now, question would be arise, what is decent and what is moral? And who will decide? It will be 3 agencies, either a court that you can understand, but the rest 2 things are appropriate government or its agency. Here we are not clear. Are we going to leave it to the government or its agency to decide what is moral or what is decent? So ambiguity है। ठीक है। हिमांशु वर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर कि वाकई क्या सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट जो परोसे जा रहे थे या फिर अश्लीलता जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परोसी जा रही थी, क्या ये वाकई बहुत जरूरी था इस तरह की गाइडलाइंस को जारी करना? देखिए, मैं पिछले 5 या 6 सालों से वकालत करता आया हूँ कि हमारे देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए। वहाँ पे सरकार को ऑम्बुड्समैन की तरह प्ले करना चाहिए और ये प्रावधान बहुत पहले से लाना चाहिए था सरकार को। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी पास में कहा था कि सोशल मीडिया गाइडलाइन सरकार को बनानी चाहिए और खाली जरूरत ये नहीं है कि सोशल मीडिया गाइडलाइंस बनाई जाए या जो सरकार अभी लेके आई है गाइडलाइन, उसमें जो बहुत थिन लाइन होती है जहाँ से आप किसी भी मुद्दे को समझते हैं या किसी भी पोस्ट को या किसी भी कंटेंट को कि वो कितना जो है प्रभावशाली है, किस तरह से उसकी सेंसिटिविटी है, उसको समझने का एक पैमाना भी सेट करना होगा जहां पर वो एक लाइन होगी
जहाँ पे हमें ये समझ में आएगा कि ये कोई ऐसा कंटेंट है या एक ऐसी पोस्ट है जो कि जिसका प्रभाव दूरगामी हो सकता है और जिसमें किसी भी तरह से देश की अखंडता संप्रभुता पे किसी भी तरह की जो है आ सकती है। दूसरी बात ये भी कि इसमें जो हमने देखा है कि बहुत ही जो है पर्सनल लेवल पर लोगों को जो है जो आक्षेप लगाए जाते हैं, एक दूसरे से वाद विवाद किया जाता है, ये एक दूसरा बहुत जो है गहरा मुद्दा रहा है पिछले कई वर्षों से हमारे देश में। तो मैं कहूंगा कि ये वेलकम स्टेप है सरकार का, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी होगा कि सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी, बिकॉज इसमें कोई कंसल्टेटिव जो है प्रोसेस फॉलो नहीं किया सरकार ने। कंसल्टेटिव का मतलब है कि भाई जितने भी लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कोई बातचीत करी जाए। तो ये भी एक देखने वाला मुद्दा होगा कि जैसे कि IMIA जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसने कहा है कि ये जो है बहुत सरप्राइजिंग है कि एकदम से सरकार ने आके आनंद फानंद में इस तरह से कर दिया। तो अगर सरकार इस चीज को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करा पाती है और सही से उस चीज का जो है उस सारे प्रावधानों को बिल्कुल क्लैरिटी से रख पाती है, तो मैं कहूंगा ये बहुत ही सराहनीय है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है जाहिर तौर पर, क्योंकि कानून तो बना दिए जाते हैं, गाइडलाइंस जारी कर दी जाती है, लेकिन उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, जिस पर सवाल खड़े होते हैं। पवन दुग्गल जी, आप साइबर एक्सपर्ट है, बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर कितना जरूरी है और क्या, क्योंकि अभी हम डिजिटल तौर पर इतने ज्यादा परिपक्व नहीं हो पाए हैं, तो क्या ऐसे में इस तरह की गाइडलाइंस और उसका पालन करना और उसके बाद उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करना, ये कितनी बड़ी चुनौती है? मुझे लगता है ये गाइडलाइंस भारतीय साइबर लॉ के इतिहास एक नया पन्ना लिख रही है, नई चुनौतियां लेकर आ रही हैं, नई समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत कर रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो बुनियादी खड़े होते हैं। पहली बात, क्या इन गाइडलाइंस के थ्रू आपको लाइसेंस मिल रहा है सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को कि वो प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग करते हैं? अब ये बहुत बहुत कंटेंशियस इशू है। क्यों? क्योंकि इसकी बात तो IT एक्ट ने भी नहीं करी, और आप अपने रूल्स में सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को बोल रहे हैं साहब आप प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग करिए, लेकिन मुझे हर महीने में एक बार रिपोर्ट दे दीजिए कि आपने क्या क्या मॉनिटरिंग करी। दूसरी बात, जहां उद्देश्य रूल्स का अच्छा है कि लोगों को, उपभोक्ताओं को आप इफेक्टिव रेमेडी प्रदान करना चाहते हैं, वहां दूसरी ओर यही रूल्स कहीं ना कहीं 2021 में तो बने हैं, लेकिन 2011 की मानसिकता को दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि 2011 में भी जब IT रूल्स बने थे, ये भी कहा था कि साहब 36 घंटों में आप रिमूव करना जो कंटेंट रिमूव करने वाले। आज 2021 में भी बोल रहे हैं 36 घंटे में आप रिमूव करें। भाई आज 2021 में 24 घंटे इंटरनेट का मतलब एक सदी गुजर जाती है, और आप अभी भी 36 घंटे दे रहे हैं। दैट मीन्स आप जो साइबर क्रिमिनल है उसको आश्वस्त कर रहे हैं कि आप जो गड़बड़ प्रकाशित करना चाहे कर लीजिए, एटलीस्ट 36 घंटे तो आपके पास हैं, आप कर लीजिए, हम तो उसके बाद ही एक्शन लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही नकारात्मक मैसेज आ रहा है कि ये रूल्स कहीं ना कहीं साइबर क्राइम फ्रेंडली हैं। तीसरी बात, ये रूल्स जो हैं भारत के IT एक्ट का जो दायरा है उसके कहीं बियॉन्ड चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है भारत के IT एक्ट में और ये रूल्स में। अगर ये रूल्स की तमाम सारी भाषा सरकार IT एक्ट का संशोधन करके तो में डालती तब कानूनी समस्या थोड़ी कम होनी। लेकिन अब तो कानूनी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि मुकदमेबाजी बहुत बढ़ने वाली है। इन रूल्स की जो संवैधानिक वैलिडिटी है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन होने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें कुछ ऐसी चीज बोली गई है जो IT एक्ट के बरखिलाफ बोलते हैं। IT एक्ट सेक्शन 11 में बोलता है कि साहब एट्रीब्यूट अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को करना है तो इस तरीके से करना है, लेकिन रूल्स कहते हैं कि साहब जो फर्स्ट ओरिजिनेटर होगा, अगर वो भारत के बाहर हुआ तो जो बंदे को भारत में पहली बार मिला, जो जानकारी जो अनावश्यक है, जो कानून का उल्लंघन करती है, उसको हम फर्स्ट
ओरिजिनेटर मान लेंगे। चलिए इस पर रिएक्शन ले लेते हैं पवन जी, फिर मैं आपका रुख करूंगी। महेश जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी पवन दुग्गल जी कर रहे थे, क्या रूल्स साइबर क्राइम फ्रेंडली है? क्या वाकई आपको लगता है कि जल्दबाजी में जिस तरह का आरोप लगाया जाता है कि हर फैसला सरकार जल्दबाजी में ले लेती है, जीएसटी का फैसला लिया, नोटबंदी का फैसला लिया, अब जो सोशल मीडिया पर गाइडलाइंस जारी की गई है, ये फैसला भी जल्दबाजी में ले लिया गया? एक किसी एग्जाम्पल को सेट करके और पूरे चीज को गलत ठहरा देना, मैं समझता हूँ कि दुग्गल जी एक बहुत ही सीजेंट एडवोकेट भी हैं, आईटी एक्सपर्ट के अलावा भी चीजों पे देश के संविधान, देश की एक अहमियत, देश की अस्मिता, देश की सुरक्षा, उसको भी समझते होंगे। बीइंग ए सिटीजन ऑफ द इंडिया, सबसे पहले वो भारत के नागरिक हैं, हम सभी लोग सबसे पहले भारत के नागरिक है, तो इस चीज का हमें कहीं ध्यान में रखकर अगर बात करेंगे तो ये सब चीजें हमारे लिए मायने नहीं रखता है कि दिशा रवि हो या कोई भी आदमी हो या किसी भी आदमी की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं छीनी जाती है, हर आदमी को पकड़ के जेल में नहीं ठूसा जाता है। दिशा रवि से हमारी कोई अदावत थोड़ी है, हमारी कोई पॉलिटिकल डिबेटिंग थोड़ी है कि हम दिशा रवि को पुलिस जो है उठा के ले जाएगी और उसको बंद करेगी या किसी को भी। लेकिन सवाल एक और भी है जो इन सब चीजों से दिगर मैं पूछना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, उसके लिए एक सेल्फ रेगुलेशन है, उसके लिए गाइडलाइंस है, प्रिंट मीडिया है, उसके लिए है, इसके लिए क्यों नहीं है? क्या ये सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है और इनको ये बेलगाम करने का नतीजा क्या हुआ कि हमारी जो प्रमाणिक खबरें थी, हमारी जो एक प्रमाणिकता के साथ जो चीजें हम दर्शकों को देना चाह रहे थे, हम हिंदुस्तान में बताना चाह रहे थे, आज वो अफवाह, रूमर और प्रोपेगेंडा के जरिए हम लोग उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और हमें मिल रहा है। तो ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और सिर्फ ये यूट्यूब या फेसबुक या ट्विटर की बात नहीं कर रहा हूँ, टिकटॉक ले लीजिए, बहुत ऐसी कम से कम 3000 ऐप ऐसे हैं। महेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अनुमा आचार्य जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी महेश जी कर रहे थे कि हम हर चीज के लिए कानून की बात करते हैं, सोशल मीडिया के लिए कानून क्यों नहीं? अगर किया गया तो उस पर सवाल क्यों? नेहा जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगी जी कि पता नहीं क्यों बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कहावत ही को याद आ रही है कि 900 चूहे खाकर। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी आई थी सत्ता में 6 साल पहले, उनके ही सब चलते रहे। हेलो जी, सुन पा रहे हैं 6 साल तक उनके अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा नैरेटिव्स चलते रहे और जब हम शिकायत करता थे तो कोई पैरवी नहीं हुई। लेकिन अब जब सरकार का ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, जब से मन की बात के ऊपर इतने सारे डिसलाइक्स हो रहे हैं, जब से सरकार की आलोचना होने लगी है, किसान आंदोलन को मुख्य स्ट्रीम के मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन पूरा किसान आंदोलन खड़ा ही हुआ यूट्यूबर से है। तो ऐसे करके सरकार जो करना चाह रही है वो ये दिखता है कि सरकार जो भी लोकतंत्र है उसके ऊपर लगाम लगाना चाहती है, अंकुश लगाना चाहती है। और एक चीज और बताऊं मैं, सबसे बड़ा तो दुश्मन जो है वो बीजेपी आईटी सेल है। आप देख लीजिए, क्यों आपको ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है इस गाइडलाइन से? ऐसा है नहीं, मेरा ये कहना है कि अभी तक तो अभिव्यक्ति की आजादी का हनन इसलिए नहीं था क्योंकि बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए अपनी आईटी सेल का इस्तेमाल कर रही थी और उसके कितने दर्जनों वीडियो है जो कि अमित मालवीय ने भी पोस्ट किया, वो फेक निकले हैं। तो जब खुद फेक न्यूज और अभी क्या हो रहा है कि राहुल गांधी के ऊपर एक कैंपेन पूरा रेज किया गया। आज राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते नहीं है, उनके मीम बटना शुरू हो जाते हैं और सारे वीडियोस को अलग तरीके से डॉक्टर करके कर दिया जाता है। पर अब जब सरकार की आलोचना सीधी होने लगी है, जनता उस पर आई है, तो आज अंकुश लगाने की बात हो रही है। क्या नहीं, आपको नहीं लगता? अनुमा जी, ये बताइए, मुझे क्लियर कट बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि इस पर पहले से ही एक कानून होना चाहिए था? आज ये नौबत ही नहीं आती। ये तो 2014 से ही होना चाहिए था और पहले से होना चाहिए था। लेकिन 2014 से ही क्यों होना चाहिए था मैम? उससे पहले से क्यों नहीं होना चाहिए था? देखिए, पहले से ही देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया से चुनाव जीते जाने लगे, इसका तो अंदाजा देश के लोकतंत्र को था नहीं। 2011 में हमारे यहाँ कंप्यूटर, हमारे यहाँ सोशल मीडिया बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन उसका ऐसा भी कोई उपयोग कर सकता है, उसे युद्ध की तरह उपयोग कर सकता है, इसके बारे में किसी को कोई अंदेशा नहीं था। और अब जो ये हुआ कि पूरे के पूरे व्यक्तित्वों के लोगों के व्यक्तित्व बिगाड़ दिए गए और बीजेपी आईटी सेल ने भरसक जो करना था वो कर दिया। आप देखिए, जिस तरह के वो लोग रिमार्क्स लिखते हैं, एक पूरा टारगेटेड, जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ कहता है उसके पीछे पूरी की पूरी ट्रोल गैंग पड़ जाता है। जी, ये मेरा कहना है कि ये
अनुमा तक नहीं आचार्य समझ में आया। क्या कांग्रेस की तरफ से ये नहीं किया जाता? देखिए, क्या नहीं लगता कि इस मुद्दे का राजनीतिकीकरण करना गलत होगा यहाँ पर, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का किस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि सोशल मीडिया का किस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है बजाय राजनीति करने की। नेहा जी, मैं ये कह रही हूँ, आप समझिए इस बात को कि किसान आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन को, जनतंत्र के आंदोलन को मेन स्ट्रीम मीडिया ने कितना कवर किया है, ये बताइए ना। तो जो इसके जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हमने जितना जाना उनसे जाना है। मुझे याद है कि हमने वहां पर जनगण मन गाया था, किसी सोशल। चलिए, लगातार चर्चा जारी रखें। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक बहुत अहम और बड़ा सवाल यहाँ पर आपसे है मेरा, डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, कि गाइडलाइंस की बात हम लगातार करते हैं। देखिए, गाइडलाइंस तो जारी कर दी जाती है, लेकिन उसका कितना पालन होता है, ये एक बड़ा यहाँ पर सवाल बन जाता है। 2011 की बात करें तब भी गाइडलाइंस जारी की गई थी, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात रहा। क्या वाकई आपको लगता है कि अब एक बार फिर से जब गाइडलाइंस जारी की गई है तो इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? नेहा जी, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि लोगों के दिलों में और दिमाग में शायद एक गलत तरह का मैसेज आ रहा है कि कुछ नया रूल आ गया, कहीं नया लॉ आ गया है। ये नया रूल नहीं, लॉ नहीं है, ये नए रूल्स हैं। और इसमें किसी ना किसी तरह, क्योंकि हर तरह की जो भी प्रक्रिया हमारे लॉ में है, उस प्रक्रिया का पालन होता है, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड हो, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो, आईपीसी हो। तो अगर कोई एक्ट किसी तरह जो संविधान की प्रभुता इत्यादि को खराब करता है, या किसी तरह से भी कोई अगर उल्लंघन करता है उस बात का, तो उसको उसके लिए एक लॉ है। ये जो रूल्स भी बने हैं, ये सेल्फ रेगुलेशन है। लेकिन अगर लोग इसका पालन नहीं करते तो दंडात्मक कार्रवाई तो हो सकती है ना? देखिए, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कवर हो जाता है। अगर डिफेमेटरी लैंग्वेज है तो उसके अंदर साइबर डिफेमेशन करके 79 आईटी एक्ट में प्रोविजन है कि आप साइबर डिफेमेशन को यूज करते हुए 79 सेक्शन को, और किसी भी आदमी या कोई भी प्लेटफॉर्म जो इसको मिसयूज कर रहा है उसके खिलाफ करते हैं। मैं आपको एक और थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। अभी एक पैनलिस्ट ने अभी बोला है कि इसमें 36 घंटे का टाइम है। एक्चुअली वो 36 घंटे नहीं, 24 आवर्स का है। दूसरी बात इसमें यह है कि अब जैसे कोई भी चीज जो हमारे देश की अखंडता को, हमारी देश की आजादी को, या हमारे देश के इंटरनल मैटर्स में, सॉवरेनिटी में और पीस को डिस्टर्ब करती है, अगर नई तरह के कोई रूल्स आ जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का भी कोई विरोध होना चाहिए। अब व्हाट्सएप का आप एग्जांपल ले लीजिए। व्हाट्सएप की जितनी भी कॉल्स होती है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है। अब इसमें अगर ये कह दिया, अब इसका मतलब ये है कि आप यहां से किसी भी दूसरे देश में बात कर लीजिए, आपकी बात को, आपके कंटेंट्स को कोई बीच में एनक्रिप्ट नहीं कर सकता। अब अगर मेरी देश की संप्रभुता को, या मेरे देश की सोवरेनिटी को, या मेरे देश की आजादी को अगर किसी तरह से कोई खतरा है, तो अगर ये कह रहे हैं कि उसको एंड टू एंड एनक्रिप्शन को अगर भारत में ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई मुझे नहीं लगती है। इसमें कोई बुराई नहीं है अनुमा जी, तो फिर आपको क्यों लगता है कि इसमें बुराई है? देखिए, आप देखिए, एक जो होता है कि जैसे यूएपीए, सेडिशन और 307, इसके केसेस कितने बढ़ गए हैं। सरकार के हाथ में एक टूल है, टूल किट, और उससे वो अपने जो लोग उनके साथ अपना सहमति नहीं रखते हैं, उनको बुरी तरह से उनको या तो जेल में डाल रही है या उनको प्रताड़ित कर रही है। तो ये उसी तरह का टूल है, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल की शिकायत करते करते बहुत कोशिशें तो आपने भी की सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की, कोशिशें तो आपने भी की चुनावों में सोशल मीडिया के जरिए चुनाव फतेह करने की, लेकिन अगर आप कामयाब नहीं हुए तो इसके अंदर आप ये कहेंगे कि नहीं, दूसरी पार्टी है वो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर रही है और चुनाव जीतने के लिए वो उसका हथकंडा अपनाया जा रहा है, हथियार बनाया जा रहा है। नेहा जी, आपको मैं बताऊं कि जिस तरह का जो स्टॉर्म ट्विटर पे बीजेपी आईटी सेल ने शुरू किया था, और आजकल उसका कोई बस नहीं चल रहा है, क्योंकि बाकी सारे लोग जागरूक हुए हैं। केवल कांग्रेस की बात नहीं करती मैं, और भी लोग जागरूक हुए हैं और उनको पूरी तरह से उनको पीछे करना शुरू कर दिया है। तब से ये सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई हैं। और कांग्रेस के लोग कभी भी जिस तरह का भद्दा के पर्सनालिटी बेस नहीं करते थे। अगर रिस्पॉन्स में किया होगा तो अलग बात है, लेकिन पर्सनालिटी बेस कभी नहीं शुरू हुआ। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने आईटी सेल का उपयोग करके जिस तरह से पर्सनालिटीज पूरी की पूरी रुइन की है, देश नहीं, आप राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं मैडम? इसका ये बताइए ना। ये जो अराजक टिप्पणी की जाती है, ये जो अश्लीलता परोसी जाती है, क्या नहीं लगता कि उस पर लगाम लगेगी? आप इसको दूसरे एंगल से देखिए ना। लगी थी अभी तक, हम लोग इतने दिनों से शिकायत कर रहे थे, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, क्यों नहीं लगी लगाम? पहले जब तक अपने नहीं, जब आप लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है तब भी आप लोगों को दिक्कत है।
नहीं, तब भी मेरा आप लोगों को मेरी बात दिक्कत है। सुनिए, ये नियम नहीं, ये ऑलरेडी अधिनियम है, ये गजट में पब्लिश हो चुके हैं, इसको होना चाहिए लागू। और 3 महीने की नंबर भी उनके पास महीना में हुआ ही है कि इसको वो फॉर्मली एक रूप में आ जाएगा। मेरा ये कहना है कि हर एक्ट का दुरुपयोग तो कर रही है बीजेपी। मेरे से पहले ही अच्छी बात की, ये इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और आप और हम सब ने देखा है कि इम्प्लीमेंटेशन में 2011 में हुआ था ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाई दिया ना मैम। अब वेट करिए, अब इंतजार करिए, देखिए कि कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है और कितना नहीं होता है। तो क्या इसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए क्या? ये यहाँ पर एक सवाल है। लेकिन ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हिमांशु जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सोशल मीडिया की अराजकता लोकतंत्र के लिए अब कितना बड़ा खतरा बनती जा रही थी कि इस तरह के दिशा निर्देश जारी करने पड़े, गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी। देखिए, यहाँ मैं समझ सकता हूँ और सबका प्रश्न इस वजह से आ रहा है क्योंकि शायद ही नहीं लग रहा है सरकार का इस तरह की गाइडलाइंस लाने, क्योंकि जैसा कि मैं सुन रहा था और मैंने जो है अन्य टीवी चैनलों पे वहां पे अधिकांश लोगों को सरकार की मंशा पे प्रश्न चिन्ह जो है लगता दिख रहा है। और वो इस वजह से भी है क्योंकि इतने समय से इसकी मांग उठ रही थी और इस तरह का कोई भी गाइडलाइन सरकार इनफैक्ट बात भी नहीं करती। लेकिन अब जब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन आपकी बात मानने से मना कर देता है तो आप आनंद में बहुत जल्दी कोशिश करके एक ऐसी गाइडलाइन ले आते हैं जो नाकाफी है। मैं नाकाफी इसलिए कह रहा हूँ, जैसे पवन दुग्गल जी ने भी कहा, अभी मैं सुन रहा था हमारे एक जो अधिवक्ता है हमारे पैनल में बैठे हुए, उन्होंने कहा 24 घंटे का समय, 24 घंटे का समय नहीं, वो 36 घंटे का ही समय है। पवन दुग्गल जी सही कह रहे थे। उसमें जो पॉइंट 3 है वो रीड करता है, significant social media platforms will have to take down offensive content within 36 hours of receipt of complaint। इसका मतलब घंटे के अंदर, ये पॉइंट नंबर 3 है। तो 36 घंटे बहुत होते हैं। अगर कोई भी मतलब देखिए, ट्रोलिंग जिसको हम ट्विटर पे ट्रोलिंग कहते हैं, ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। महेश शर्मा, ठीक है महेश वर्मा जी, बस मुझे 1 मिनट दीजिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सर, आपको फिर पूरा मौका दूंगी मैं। महेश वर्मा जी, हाँ क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे? हाँ ठीक है, महेश वर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी पवन दुग्गल जी कर रहे थे, जिस बात का जिक्र अभी हिमांशु जी कर रहे हैं कि 36 घंटे का वक्त तो एक लंबा वक्त होता है। अगर सोशल मीडिया पर किसी भी संदेश को फैलाना है तो 36 घंटे इनफ है उस बात को फैलने के लिए, अराजक होने के लिए, या फिर यूं कहे कि किसी भी तरह से हिंसा को भड़काने के लिए। फिर क्या एक बार फिर से वही सवाल कि जल्दीबाजी में बनाई गई है क्या गाइडलाइंस? सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं इस वजह से। आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि जो भी गाइडलाइंस है मीडिया के सेल्फ रेगुलेशन है। हम जो चेक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी की अभिव्यक्ति की आजादी पे अंकुश लगाने के पक्ष में नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि अभी जिस तरह से कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो बात रखी, मुझे उस मानसिकता को कहीं ना कहीं आपके भी जब आप सवाल कर रही थी तो मैं ये सोच रहा था कि ये लोग क्या जवाब देंगे। आखिर में इमरजेंसी में का मर्दन करना है और उसका सुप्रीम कोर्ट का इनके उस श्रीमती गांधी के उस निर्णय को निरस्त करना सुप्रीम कोर्ट का। और ये जो कानून, ये गाइडलाइंस जो लेकर आई है केंद्र सरकार, वो भी आप समझने की कोशिश करिए कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर किया गया है। ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज कहा था उसको भी सरकार ने ध्यान में रख के किया है। जो सुप्रीम कोर्ट चाह रही थी हमसे, उसको सरकार ने बखूबी निभाया भी है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात, 36 घंटे और 24 घंटे की जो बात कही जा रही है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जितनी भी चीजें हैं, वो ऑब्जेक्शन या वो 36 मिनट के बाद भी अगर आप कोई चीज सामने आती है तो उसके ऊपर भी वही एक्शन बनता है जो 36 घंटे बाद बनता है। एक्शन होगा कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है कि गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई, इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? इसीलिए एक ज्वाइंट सेक्रेटरी अधिकारी लेवल जो उसका स्तर है उसको हमने रखा है। ये जो मॉनिटरिंग होगी उसके हिसाब से जो ब्रॉडकास्टर है, जो प्लेटफॉर्म यूज इस्तेमाल किया जा रहा है, उसीलिए हमने उसमें बंदिश भी दी हुई है कि वेरीफाइड होना चाहिए कोई भी अकाउंट। आज न्यूज में, टेलीविजन न्यूज हो या प्रिंट मीडिया हो, कोई रिपोर्टर अपने नाम से उस चीज को क्यों बोलता है? ठीक है,
ठीक है, एक सवाल मेरा यहाँ पे हर्ष जी आपसे, ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। अगर आज हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसे लोग जो कि आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन सर ये भी देखा गया है, ये भी हमने देखा है कि जब इस तरह की किसी भी आईडी से पोस्ट होती है या फिर हैक हो जाती है आईडी, उसकी कंप्लेंट की जाती है, कंप्लेंट होने के बाद भी जो साइबर सेल है उसकी तरफ से उस आईडी के हैकर को ढूंढा नहीं जाता, बल्कि उस आईडी को ही डिलीट कर दिया जाता है कि आपकी आईडी फिर यूज नहीं होगी। इस तरह के भी मामले सामने आते हैं। तो क्या हम ये कहें कि इस गाइडलाइंस के तहत इसको इम्प्लीमेंट करवाना या करना एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? आपके दो प्रश्न हैं। हाँ। एक प्रश्न बिल्कुल सही दुरुस्त आपने कहा कि हैकर की आइडेंटिटी बहुत मुश्किल होती है डिटेक्ट करना। हाँ। हैकर एक ऐसी फील्ड में होते हैं जिस फील्ड के अंदर हमेशा कैमोफ्लेज रहते हैं, और नॉर्मली एज ए इजी टूल सब लोग कोशिश करते हैं कि उस आइडेंटिटी को या उस न्यूमेरिकल एड्रेस है उसको बंद कर दिया जाए, जिसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। कैसे वहां तक पहुंचा जाएगा? नहीं, बहुत मुश्किल है। और उसका एक गाइडलाइंस का क्या मतलब है? इस गाइडलाइंस में एक और वीकनेस है जो मैं जरूर सभी पैनलिस्ट से शेयर करना चाहूंगा। आप याद रखिएगा, श्रेया सिंगल वाले केस में 66A सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा था। अब आपने रूल बना दिया कॉजेज इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि हमारे देश में कितने लोगों को कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब मालूम है? कितनों को मालूम है कि वकीलों को छोड़ दीजिए आप जी, कॉग्निजेबल ऑफेंस का या तो आप एक मुझे टेबल दे देते कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखने के अलावा, आप एक टेबल बना देते जैसे सीआरपीसी में 320 में टेबल बनी हुई है सेक्शन के अंदर। यहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पढ़ने के लिए मुझे पहले या तो सीआरपीसी पढ़ना पड़ेगा, आईटी एक्ट पढ़ना पड़ेगा, बाकी आईपीसी पढ़ना पड़ेगा, मैं वहां जाके ढूंढने जाऊंगा। आपकी एम्बिग्यूटी इस एक्ट में, इस रूल्स में रिट लार्ज है। और दूसरा देखिएगा, और टू प्रिवेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी ऑफेंस और इज इंसल्टिंग, लीव द रस्ट पार्ट ऑफ इट। अगर इन्वेस्टिगेशन एक गलत हो रही है और कोई आदमी उसको पोर्टल पे जाके बताता है कि इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो वो तो कवर हो गया बेचारा, चाहे वो ठीक बोल रहा है या वो गलत बोल रहा है। तो ये एम्बिग्यूटी को, इन रूल्स को देखा नहीं गया। सेक्शन 79A आईटी एक्ट को भी नहीं देखा गया जो इनको पिनल ऑफेंसेस बनाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए इस पे हम डिबेट लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। तो क्या जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे थे, हाल ही में हमने देखा कि हंगामा किस तरह से हुआ, किस तरह से वो हंगामा बढ़ता गया और उस हंगामे के बाद ही उसका राजनीतिकरण भी होने लगा। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस गाइडलाइंस के बाद क्या हालातों में बदलाव देखने के लिए मिलेगा। बात दरअसल सोशल मीडिया की हो रही है और जिस तरह की गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई, क्या उस पर हम लगातार डिबेट कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है। एक सवाल डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी आपसे है, क्या यूं कहा जाए कि मौजूदा कानून या फिर मौजूदा जो गाइडलाइंस जारी की गई है, ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त है? नेहा जी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये पर्याप्त है या नहीं है, क्योंकि हर चीज में लूप होल्स होते ही होते हैं। लेकिन मैं एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि टेलीविजन नेटवर्क को, जो केबल नेटवर्क है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है। प्रेस को जो जो ये अखबार वगैरह हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए आपके पास प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। अगर किसी भी चीज को आप बेलगाम घोड़े की तरह तो नहीं छोड़ सकते ना। अगर आपको किसी भी चीज को कंट्रोल करना है तो थोड़े चेक एंड बैलेंसेस आएंगे। हर चीज का, कोई दवाई भी ऐसी नहीं है जिसका कि कोई साइड इफेक्ट ना हो। मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ इसमें भी कमियां रहेंगी, लेकिन अभी हम शुरू करेंगे। शुरुआत के साथ अभी देश में स्थिति ऐसी हो गई, आप किसान आंदोलन से लेके क्रेटा थंबर्ग से लेके दिशा रवि के मुद्दों तक अगर नजर डालें तो उसमें जब भी देखा गया, यही पाया गया कि जो मिसयूज हुआ है सोशल नेटवर्किंग का हुआ है। ठीक है हिमांशु जी, सवाल ये भी कि गाइडलाइंस पे जाहिर तौर पे कुछ चीजें अच्छी हैं जिनका पालन करने की जरूरत है, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि कुछ और चीजें इसमें ऐड करनी चाहिए थी जिससे कि सोशल मीडिया पर कुछ हद तक नकेल कसी जा सके? नहीं जी, जरूर था और था। देखिए, जैसे कि हम समय दे रहे हैं, क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं सोशल मीडिया। एक होता है जिसमें, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठे, एक होता है जिसमें आपको तुरंत एक्ट लेना होता है, जहां पे अपराध इंतजार नहीं करते। इस तरह की हीनियस एक्ट जब होता है मीडिया प्लेटफॉर्म, जो कि हम फ्रॉड के रूप में कह सकते हैं, इस तरह की जो है घटना, जहां जो फाइनेंशियल किसी भी तरह का फाइंडिंग आता होता है, जहां पे किसी भी तरह की अभद्र आक्षेप या तरह की
करते हैं। हिमांशु जी, आपकी आवाज मेरे तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन महेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि इस गाइडलाइंस के बाद आप क्या लगता है आपको कि किस तरह के बदलाव देखने के लिए मिलेंगे समाज में? महेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, हमारे साथ इस वक्त और भी खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। महेश जी से एक बार फिर से हम संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। अनुमा आचार्य जी, देखिए, राजनीति से हटकर अगर हम बात करें समाज में बदलाव लाने की, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की गाइडलाइन से बदलाव कुछ हद तक देखने के लिए मिलेगा? नेहा जी, राजनीति की तरफ आप मुझे बार बार ठेलती हैं। मैं तो एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि जब बीजेपी के प्रवक्ता से बात हुई तो वो आज से 46 साल पहले ही अटके हुए वहीं फ्रीज हो गए हैं। 1975 इंदिरा गांधी इमरजेंसी। अरे भाई, दुनिया आगे बढ़ गई है, हमको उससे आगे निकलना है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि हमारे एक और बहुत अच्छे पैनलिस्ट ने कहा कि सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। अब मैं आपको एक अपना पर्सनल एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरी तो भाषा बहुत परिष्कृत है, मध्य प्रदेश से आती हूँ, अच्छी भाषा में लिखती हूँ। सिर्फ ये है कि तीखा लिखती हूँ, जिसमें भाषा की कोई कमी नहीं होती, ना कंटेंट में कोई गड़बड़ होती है। लेकिन फेसबुक पे मेरी जो उसकी पोस्ट होती है, उसकी व्यूएबिलिटी कम हो जाती है उस पर्टिकुलर पोस्ट की। और जबकि भारतीय जनता पार्टी की जो हेड पोस्ट है वो बहुत तेजी से चलते हैं। तो मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, राजनीति को अलग हटा के एक नागरिक के तरीके से भी बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी तरह से जो मुंसिफ कौन है, ये भी एक बात है कि आपका न्याय करने वाला कौन है, डिसाइड कौन करेगा। तो अगर डिसाइड करने वाला मीठा मीठा हाथ पर कड़वा कड़वा थू वाला है तो वो अपने लोकतंत्र का सम्मान नहीं करेगा। और जितने भी हमारे दूसरे लोग हैं, जो लोग सरकार के की बहुत सारी चीजों को पसंद नहीं करते, उनको लिखने नहीं देगा। तो ये इस तरह की बातें। और एक चीज, सरकार रोजगार तो दे नहीं पाई। बहुत सारे यूट्यूबर वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, व्यंग्य लिख रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, सटायर कर रहे हैं और अच्छी भाषा में कर रहे हैं, बिल्कुल क्वालिटी नंबर 1। तो उनको डरने की जरूरत नहीं है ना मैम, उनको डरने की जरूरत नहीं है ना। वही तो मैंने कहा कि सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि मुनव्वर फारूकी का केस ले लीजिए। उस केस में क्या हुआ, आप समझिए इस बात को कि उसने किसी तरह का प्रूव नहीं कर पाए वो आखिर तक, लेकिन रहा ना वो व्यक्ति 25 दिन तक जेल में, और वहां प्रताड़ना मिली ही होगी, वहां कोई तारीफ तो हो नहीं सकती उसकी। मैं आपको जो बता रही हूँ वो नागरिक बता रही हूँ, तो वहाँ कोई राजनीति नहीं थी। ये बात समझिए आप कि इम्प्लीमेंटेशन में अगर नियत खराब है तो उस तरह से इस कानून का इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं तो आपको समझने की बात। ठीक है, अगर आप फिर राजनीति पे ही आकर रुकती हैं तो फिर मैं यही सवाल करूंगी आपसे कि मैम, जब आपकी सरकार थी तब आपने इस ओर क्यों नहीं कदम उठाए? तब आप साफ नीयत से काम कर लेते, तब क्यों नहीं किया साफ नीयत से काम? मेरे ख्याल से कांग्रेस ने हमेशा देश में एक विपक्ष और सत्ता पक्ष के होने को हमेशा माना, उसे उखाड़ फेंकने की बात नहीं की, उनको जानी दुश्मनों की तरह नहीं देखा, उनसे हमेशा एक अच्छी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखी। और इसीलिए मीडिया पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगाया था कांग्रेस की सरकार में। इसे भूलिएगा नहीं नेहा जी। और ये चीज सब कहते हैं जो नहीं, तो यहाँ पे सवाल इस बात को लेकर है, अश्लीलता अगर परोसी जाती है तो क्या परोसने दें? अगर भड़काऊ कमेंट किए जाते हैं तो क्या करने दिया जाए? क्या हिंसा फैलाने की अगर कोशिश की जाती है तो करने दिया जाए क्या मैम? क्या आप ये कहेंगे? आज अगर दिल्ली दंगा हुआ 26 जनवरी को तो वो क्या था, क्यों किया गया? टूल किट का मामला अगर सामने आया तो वो क्या था? अरे टूल किट क्या है आप बताइए थोड़ा। यहाँ पे बहुत सारे लॉ एक्सपर्ट बैठे हैं, आप बताइए टूल किट क्या है, आप क्या बोल रही हैं? और जो चीज पुलिस नहीं साबित कर पाई आप कर सकती है तो कर दीजिए सीसीटीवी डिबेट में। जो कह रही है उसे समझ के बोलिए। 26 जनवरी में भी जो साजिश हुई उसको अलग नहीं, क्या समझ के बोलना है आप बताइए मुझे, क्या समझ के बोलना है बताइए। मैं ये कह रही हूँ, नहीं आप बताइए। 26 जनवरी के उस इवेंट पर मैं थी, उस जगह पर मैं थी, मैंने ट्रैक्टर चलाया। मेरे वीडियो को जिसमें मैंने सच बताया 16 लाख लोगों ने छोटे से चैनल से देखा, जो मेरा अपना चैनल है। तो आप समझिए कि इंसान सच्चाई चाहता है। नहीं, क्या था टूल किट का मामला? आप पहले बता दीजिए, आप मुझे चैलेंज कर रही हैं, आप बता दीजिए टूल किट का मामला क्या था, आपकी नजर से क्या था? देखिए, टूल किट वो भी है जो अमित शाह एक उसमें बोल रहे थे कि थोड़ा डराइए, थोड़ा धमकाइए, थोड़ा सा मजाक लाइए, उसमें पप्पू कैंपेन भी चल गया। तो मेरा ये कहना है कि वो भी टूल किट है। क्यों उसमें पप्पू कैंपेन चल गया? इससे आप लोगों को दिक्कत है क्या? किस चीज से दिक्कत है? किस चीज से दिक्कत है आप लोगों को बताइए ना। अगर आप मुझे चैलेंज कर रही हैं तो आप बता दीजिए टूल किट का मामला क्या था।
नेहा जी मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ टूल किट का क्या मामला है। टूल किट जो है वो ट्विटर हैंडलर है। अब सरकार ने अभी ये गवर्नमेंट को अभी ये भी डिफाइन करना है कि यूजर साइज क्या होगा उसमें। अब ट्विटर टूल किट मामला का ट्विटर हैंडल मतलब कि कोई भी आप मैसेज ऐसा डाले जो जिससे हिंसा भड़क रही है, कोई भी हो सकता है, वो टूल किट क्या कोई दूसरा माध्यम भी हो सकता है। नहीं, 26 जनवरी को क्या हुआ? अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, अगर लाल किले पर दूसरा झंडा फहरा दिया गया, वो क्या था? वो क्या था बता दीजिए ना। वन साइडेड नहीं रहेंगी। नहीं, वो क्या था बता दीजिए। नहीं, आप बता दीजिए ना। आप मुझे चैलेंज कर रही है ना अनु, आप मुझे चैलेंज कर रही है ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये मुद्दे से हटके है। हिंसा नहीं भड़की है भाई, आप मेरी बात समझिए। मैं टूल किट से हिंसा भड़कने वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन क्या था आपने कहा? देखिए टूल किट सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान की मैं बात कर रही हूँ। मैं टूल किट की बात कर रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान की बात कर रही हूँ। आप उस मुद्दे को घुमाइए मत। अगर मैं बिल्कुल नहीं, मैं घुमाने की ना तो मुझे आदत है ना मेरी विरासत है, ये समझिए बात। मैं बिल्कुल नहीं घुमा रही हूँ, मैं आपसे जो कह रही हूँ बात ध्यान से सुनिए। जिस तरह से बहुत सारे सेलिब्रिटी एक ही तरह से ट्वीट भेजते हैं, वो है टूल किट। और उसमें अगर आप कहती है हिंसा भड़कती है, तो क्या उनसे हिंसा भड़कती है? आपके कहने से ये टूल किट है क्या? आपके कहने से टूल किट है, मैं समझ लेती हूँ। यहाँ पर सुन लीजिए अनुमा आचार्य जी, सुन लीजिए। हमारे साथ यहाँ पर वकील भी बैठे, सुप्रीम कोर्ट के वकील है। सुन लीजिए उनसे सुन लेते हैं मैम, सुन लेते हैं। धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। नेहा जी ठीक है। टूल किट जो अभी एक पैनलिस्ट ने बोला, टूल किट भी एक दूसरा माध्यम है, ट्विटर हैंडलर है। टूल किट के माध्यम से भी आप एक जगह से दूसरी जगह अपना कोई भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं। अब अगर वो मैसेज किस तरह का है, वो बेसिकली पार्ट ऑफ सोशल मीडिया ही तो आ गया ना। अब अगर आप उसको टूल किट ले लीजिए, आप उसको व्हाट्सएप ले लीजिए, आप उसको नेटफ्लिक्स ले लीजिए, आप कोई अन्य माध्यम ले लीजिए। अगर वो कोई भी माध्यम, बात यहाँ पर टूल किट और बिना दूसरे माध्यमों की नहीं है। बात इस समय पर यह है कि जो भी रूल्स अब लॉ तो पहले से ही था, लॉ कोई आज थोड़ी ना बन गया, लॉ तो पहले ही से था। अब तो कुछ रूल्स होता है, कौन सा लॉ ऐसा है, कौन सा एक्ट ऐसा है, चाहे आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है। में 26 जनवरी को जो हुआ उसमें क्या सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल नहीं था? कैसे नहीं था? आप ये देखिए कि सोशल मीडिया के ऊपर आप अगर क्या कहते हैं उसका वो नहीं होता, लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचा? हाँ। आप एक साइड तो कहते हैं कि सरकार की गोदी मीडिया है। हाँ। तो गोदी मीडिया तो कुछ कर नहीं रही, तो फिर हिंसा कैसे भड़की? माध्यम क्या था उसका? हमारा कहना ये है कि अगर मैं इस समय ये नहीं कहना चाहता कि भाई आप इसका दोनों, ये एक दो धारी तलवार की तरह होता है, इसका यूज और मिसयूज दोनों तरह से हो सकता है। मेरा सिर्फ कहना इतना सा ये है कि हर लॉ के अंदर इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं। अगर समय को ध्यान में रखते हुए अगर उसमें कुछ नए रूल्स आ गए तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। इसका स्वागत करना चाहिए, ठीक है। हिमांशु जी क्या इसका स्वागत करना चाहिए? और अगर इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं तो क्या ये जायज है? देखिए, मैं शुरुआत से कहता हूं कि मैं वेलकम कर रहा हूं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन लेकिन लग रहा है उसको अन्यथा मत ले कोई भी। लेकिन इस वजह से भी मैं कह रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पॉलिसी की और उसमें जो थिन लेयर बात है वो बहुत समझने वाली है कि ट्विटर पे अगर आप पोल करते हैं तो वो 4 दिन तक नहीं चलता है, 1 दिन तक नहीं चलता है, 1 घंटे में इतने ज्यादा हो रहे हैं, वही ट्रेंड करता है। जी जरूरत यह है सरकार की समय देंगे। देखिए, ये जो 2018 का जो संशोधन हुआ था नहीं है, बात ये स्टेप तो लिया है। नहीं, अगर इसमें भी भाजपा और कांग्रेस किया जाए तो सर मुझे क्या बता दीजिए कि गाइडलाइंस के अंदर ये मेंशन है कि अगर भाजपा वाले इस तरह के कोई भी भड़काऊ भाषण डालेंगे या फिर भड़काऊ टिप्पणी करेंगे या फिर भड़काऊ कंटेंट डालेंगे तो उनके खिलाफ तो एक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर वही कांग्रेस वाले कर देंगे तो उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। नहीं, देखिए, इसमें भी सेलेक्टिव, जैसे कि मतलब ऐसा हो सकता है क्योंकि कोई ऐसी पॉलिसी के उसमें नहीं फॉर्म किया गया है। जैसा कि मैं पहले भी तो इंटरनेट एंड मोबाइल वो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं?
या वो क्यों अप्लाई किया है? क्योंकि देखिए एकदम से आप ये कोई भी चीज कर दे, हमारे देश में रेलवे की कंसल्टेटिव कमेटी है, हमारे यहाँ उसकी है, टेलीकॉम की है, HRD की है। तो भाई सोशल मीडिया तो ऐसा है 12 साल या 10 साल से बच्चा निकल जो है 1 साल या वर्ष का भी यूज करता है, 70 वर्ष का भी यूज करता है। जो दायरा है वो सोशल मीडिया है। बिल्कुल नेहा जी, मैं ठीक। एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है, अपनी बात रखिए। नेहा जी, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा हाँ। कि सरकार की मंशा यहाँ पर, जहां तक मैं समझ सका हूँ, ये नहीं है कि इस मैसेज के कंटेंट्स क्या हैं। हाँ। जो भी सोशल मीडिया का हम यूज कर रहे हैं, इन रूल्स के बनने से सरकार की मंशा ये नहीं लगती मुझे कि इसका मैसेज के कंटेंट्स क्या हैं। हाँ। ना ही सरकार किसी के पर्सनल मैसेजेस वगैरह पे आंखें रखना चाहती है, लेकिन सरकार को ये बात जानने का पूरा अधिकार है कि बेसिकली शरारती कौन है, कहां से वो चीज जाना जाएगा ना। ये भी तो एक बड़ा सवाल है। नहीं, क्या हम यूं कहें कि इस गाइडलाइन के बाद हम डिटेल जल्दी खंगालने में कामयाब होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे होंगे वो बताइए। क्योंकि उसमें ओरिजिनेटर तो कहीं ना कहीं से होगा। अब ओरिजिनेटर को जानने के लिए जब हमारे पास होंगे और ये गाइडलाइंस बन नहीं, गई तो हैं, उसके लिए क्या कुछ खाका है? एक सवाल यहाँ पर मेरा महेश जी आपसे है कि गाइडलाइंस तो जारी कर दी जाती है, सर ये मुझे बता दीजिए ना कि इसके लिए खाका कहां से कैसे तैयार किया गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से भड़काऊ कंटेंट डालेगा उस तक कैसा पहुंचा जाएगा? हर्ष जी, ये कितना जरूरी है? ये जरूरी बहुत है, पर मुझे इतना आसान ये नहीं लगता, क्योंकि आजकल हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे मैं दिल्ली बैठ के कुछ चीज लोड करना चाहूंगा और वो नजर नहीं आएगी सॉफ्टवेयर के ऊपर या मेटा डेटा के अंदर कि वो दिल्ली से लोड हुई है। आपको बहुत दूर मेटा डेटा ढूंढना पड़ेगा मेरा जाके, तब आपको पता लगेगा वो बुल्गारिया या किसी चेकोस्लोवाकिया किसी पार्ट से अपलोड नहीं हुई, दिल्ली से ही अपलोड हुई है। पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता बताना चाह रहे थे, शायद वो बता नहीं पाए, वो है सेल्फ रेगुलेटरी पार्ट 2। मैं रेफर कर रहा हूँ रूल नंबर 11 से, जहां पर लोगों को थोड़ी सी शंका है और शायद कांग्रेस वाले उसी का इशारा करना चाहते हैं। उसमें रूल 2 ये कहता है कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी रेफर टू इन रूल 1 shall be headed by a retired judge of Supreme Court or of a High Court, who shall be appointed from a panel prepared by ministry and have other members not exceeding 6, being expert from the field of the media, broadcasting, technology and entertainment. मैं यहाँ इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वो एक ग्रे एरिया है जहां से बायसनेस ड्राइव की जा सकती है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक सेलेक्ट माइंड थॉट वाले पर्संस को ही इस कमेटी में बनाए और उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस नरेट होंगे। बट हमें देखना इसमें सिर्फ 2-3 चीजें हैं। आपकी बात पे कमेंट ले लेते हैं अनुमा जी से। अनुमा जी, देखिए ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था दिशा रवि के केस में, उसमें लिखा था कि सरकार के जख्मी गुरूर पर मरहम लगाने के लिए देशद्रोह के मुकदमे नहीं थोपे जा सकते। और जो अभी बोल रहे थे, अभी बात कह रहे थे, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि आप एक तरफ वन साइडेड हो कि मुझे ये मत दिखाइए कि आप बैलेंस नहीं बना रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैं जो भी बोलती हूँ आप उसके पीछे इस तरह से पड़ती हैं जैसे कि मैं आपकी कोई पर्सनल दुश्मन हूँ। ऐसा नहीं है। अनुमा जी, ये आपकी सोच हो सकती है। यहाँ पे और तमाम भी पैनलिस्ट है हमारे साथ। अनुमा जी, एक सेकंड सुन लीजिए। हमारे साथ यहाँ पे और भी तमाम पैनलिस्ट है। अगर आपको इस तरह से लग रहा है कि मैं आपके पीछे पड़ जाती हूँ तो ये आपकी सोच हो सकती है। नहीं, ये आपकी सोच हो सकती है ना मैम। अगर आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, अगर आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं तो आपको ये लग जाता है कि हम आपके पीछे पड़ते हैं। लेकिन सवाल वही है मैम कि अगर कांग्रेस भी उसका इस्तेमाल कर रही है, बीजेपी भी उसका इस्तेमाल कर रही है, तो फिर आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तो जी ज्यादा फायदा उठा लेती है और बीजेपी वालों के खिलाफ एक्शन नहीं होगा? आप देखिए गोली मारो व्हाटएवर का जो बयान है प्रवेश वर्मा का और इनका दिया हुआ कपिल शर्मा का, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक नहीं हुई है ना। तो जो मैं कह रही हूँ उसमें तथ्य है। और एक चीज उन्होंने कही थी, डिसेंसी और मॉरलिटी की बात की थी कि ये एम्बिग्यूअस है। तो ये अभी इससे पहले जो लर्नेड पैनलिस्ट है उन्होंने कहा है आपसे, उनकी बात भी सुनिए। मैं उसी तरफ इंगित कर रही हूँ। यहाँ पे कोई बीजेपी कांग्रेस का कोई लिखा नहीं होता है, ये सबको मालूम होता है। जो लोग रेगुलेटर्स हैं वो किसकी तरफ झुकाएंगे ये पता होता है। और फेसबुक का तो ये इस तरह का एक केस सामने आ भी चुका है, तो उसके बारे में मत कहिए। मुझे ये चाहती हूँ मैं कि आप निष्पक्षता से मुद्दे पर इसको बात करें। आपकी मैम देखिए सोच हो सकती है कि मैं निष्पक्षता से नहीं पूछ रही हूँ, मैं उतने ही सवाल। बीजेपी के नेता हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनसे भी मेरे बहुत तीखे सवाल थे, लेकिन वो
मेरे साथ रहे नहीं अभी, हम उनसे लगातार कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर वो हमारे साथ मौजूद होते उनसे भी मेरे ऐसे तीखे सवाल होते। भले ही आपको इस वक्त बुरा लग रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम निष्पक्ष नहीं रहते। और मैम देखिए, मुझे आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है ना। बात नहीं है ना नेहा जी, ये मेरे और आपके बीच का व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये व्यक्तिगत सवाल नहीं है, इसको व्यक्तिगत मत लीजिए, मत लीजिए व्यक्तिगत। ठीक है, हिमांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हिमांशु जी देखिए, मैम ये बातें अगर आप व्यक्तिगत तौर पे ले रही है तो मैं आपको फोन कर लूंगी, तब बोल दीजिएगा, तब बोल दीजिएगा। मैम यहाँ पे अभी एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। हिमांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। जी, जैसा कि अनुपा सॉरी और स्टार्टिंग से इंगित करना चाहते हैं, शायद पवन जी भी यही बात कह रहे हैं। हम कांग्रेस के प्रवक्ता से बात करते हैं, हम किसी भी सिटीजन जो कि ज्यादा एज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट 5-6 साल से पॉलिसीज के ऊपर रहा हूँ, यहाँ पे मैं समझाने रहा हूँ कि टाइम कहाँ पे ड्रॉ कर, और पवन जी भी यही बात कहते हैं, अनुपम जी भी यही बात कहते हैं, राजनीतिक वगैरह जी। और जाहिर तौर पर राजनीति से जोड़कर देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आम जन कल्याण से जुड़ा हुआ मसला है। हिमांशु जी, मैं बहुत सराहना करूंगा अनुपा जी की, राजनीतिक व्यक्ति भी होकर उसको एक जो है वो एक सिटीजन की तरह उसको उठानी है, और बहुत अच्छे से मैं सराहनीय, मतलब बहुत ही सराहनीय जो है। आई वुड रियली अप्रिशिएट हमारे पास इतने सारे लोग हैं पैनल में, और मेरे पास बताऊं ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल बात यही है कि आखिर जो गाइडलाइंस जारी की गई, कि ये गाइडलाइंस दरअसल किस और है, और क्या वाकई लगता है कि इस गाइडलाइंस के बाद ही क्या ये कहा जाए समाज है उसमें बदलाव आएगा, या कितने बदलाव की हम उम्मीद जताए। बहरहाल इस खास डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।